हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बिनेश प्रजापति, योर बायो एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, वुमन हेल्थ एंड डिजीजेज, क्लास 12th बायो। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बात की जाए हेल्थ की, तो हेल्थ को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करें तो क्या हम कहते हैं? हम कहते हैं नॉर्मली कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो, हम बस हेल्दी, हमारी बॉडी अच्छे से काम करते रहे, तो हम क्या मानते हैं कि हम हेल्दी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्या कहता है? डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब है हेल्थ को सिर्फ हम बॉडी से रिलेटेड ही नहीं करते हैं, बॉडी से ही रिलेटेड नहीं करते हैं, उसमें कंप्लीट हमारा सोशल और मेंटल इशू भी जुड़े होते हैं। और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ही नहीं है कि डिजीज़ बस हमें नहीं है तो हम हेल्दी हैं, नहीं। तो डब्ल्यू एच ओ ये कहता है कि जो हमारी फिजिकली हमारी बॉडी है वो अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छी तरह से काम करते रहे, ठीक है। मेंटली हमारा जो माइंड है, हमारी जो मेंटल कंडीशन है वो भी सही हो। और सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम फिजिकली भी ठीक हैं, हम मेंटली भी ठीक हैं, लेकिन कुछ तक जो हमारा बिल्कुल सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, जो हमारे आस पड़ोस के हैं, या हम जहाँ पे खेलते हैं कूदते हैं, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी हम रहते हैं, तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, वहाँ हमारा कैसा बिहेवियर है, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना कैसा है, बोलना कैसा है, तो हम लोगों के साथ किस तरह से उनके किस तरह से हम उनसे के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो वो सारा कहता है सोशल इश्यू हो जाते हैं। तो एक पर्सन फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, और सोशली भी वो अच्छी तरह से एक्टिव है, और सिर्फ यही नहीं है कि बस उसमें डिजीज़ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो पूरी तरह से हेल्दी है। एक बात ये नोट करने वाली है कि जो भी कंट्री है, अगर उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है, वो क्या है, हेल्दी है, तो ज़्यादा हेल्दी जो हमारी पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा हेल्दी इंडिविजुअल होंगे वहाँ पे, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट से काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी जो वर्क होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी तो इकोनॉमी पूरी कंट्री की बढ़ जाएगी। मतलब जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा हेल्दी पर्सन होंगे, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी, है ना। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गटिविटी, ठीक है। जो लॉन्गिविटी है उसको इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो अगर हेल्थ ज़्यादा अच्छी है वहाँ पे, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, वो कुछ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए हैं, कुछ वहाँ के पीपल ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को समझते हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्या होगा, लॉन्गिविटी का मतलब क्या है कि जो उनकी लाइफ होगी, है ना, जो उनका लाइफ पीरियड होगा, लाइफ ड्यूरेशन होगा जो, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। लोग ज़्यादा टाइम तक अच्छा हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा लाइफ जिएंगे, है ना। तो इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब क्या है कि जिस भी कंट्री के अंदर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी, तो वहाँ पे जैसे जो प्रेगनेंसी है ना, उसके बाद जो इन्फेंट पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, है ना, वो अगर अच्छी कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, वो जल्दी मर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बर्थ के एकदम बाद भी मर सकते हैं, ड्यूरिंग बर्थ भी मर सकते हैं, है ना। तो डिलीवरी के टाइम भी मर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा इन्फेंट का। और जो बच्चा पैदा करने के बाद, है ना, डिलीवरी करने के बाद जो मदर होती हैं, है ना, उनकी भी अगर अच्छी तरह से केयरिंग होगी, उसको अगर अच्छी तरह से हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उनको मेडिकल कंडीशंस अच्छी मिलेंगी, तो क्या होगा, वो भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेंगे, उनके चांस भी ज़्यादा रहेंगे कि वो सर्वाइव कर जाएँ, ठीक है। तो पहले क्या होता था, घरों में ही क्या डिलीवरी कर दी जाती थी, तो उसमें अगर हाइजेनिक नहीं, ज़्यादा हाइजेनिक कंडीशंस नहीं मिलती हैं, और या फिर जैसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती घर पे बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, इन्फेंट को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है, ठीक है, और जो मदर है उसको भी खतरा है। तो अगर अच्छी हेल्थ होगी, बहुत अच्छी कंडीशंस होंगी, तो क्या होगा, लोगों की लाइफ भी बढ़ेगी। दूसरा है जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, जो मृत्यु दर है वो भी कम हो जाएगी।
तो बात आती है कि हम हेल्थ को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। आप सबको इस चीज़ के बारे में पता है पहले से ही। हम अगर बैलेंस्ड डाइट लेते हैं ना, डाइट हमारी अच्छी है, उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, वो सब कुछ होंगे, तो हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? अपने आप को साफ सुथरा रखना, क्लीन रखना। भाई हम अच्छी तरह से अगर रोज़ अपनी बॉडी को साफ़ करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से हैंड वॉश करते हैं, जो भी हम सोप यूज़ करते हैं वो अच्छी है, तो नहाने से, अच्छी सफाई करने से, ठीक है, तो जहाँ हम उठ बैठ रहे हैं अपने वो उस एरिया को अगर साफ़ रखेंगे, तो पर्सनल हाइजीन अपनी साफ़ सफाई रखेंगे, तो जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या जो मीडियम है, वेक्टर हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं, है ना, वो सब क्या होंगे? नहीं होंगे। और वो नहीं होंगे तो हेल्थी हम रहेंगे, डिजीज़ हमें नहीं रहेंगी। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपनी बॉडी को अच्छा रखना है, तो क्या है? हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वैक्सीनेशन क्या होती है? कोई डिजीज़ ना हो उससे पहले ही हम क्या है, कुछ मेडिसिन या कुछ जो भी हम दवाई लेते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में लेते हैं वो सब आगे पूरी तरह से इसको कवर करेंगे। तो वैक्सीनेशन हमें कोई डिजीज़ ना हो, डिजीज़ होने से पहले ही हम कर लेते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, हमने पर्सनल हाइजीन रखा हुआ है, अपने आप को साफ सुथरा रखा हुआ है, रेगुलरली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, वैक्सीन भी हमने लगवा ली है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम जो वेस्ट है, कचरा है, गंदगी है, जिससे मॉस्किटो वगैरह जो वेक्टर हैं, ये जो बहुत सारी फ्लीज हैं, वो नहीं बैठती हैं, वो नहीं आएंगे उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा? वेक्टर अगर नहीं होगा तो डिजीज़ भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो वेक्टर से होती हैं, है ना। कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड, हाइजेनिक फूड जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम वाटर पी रहे हैं, है ना, वो सब क्या है? अच्छी तरह से अगर हाइजेनिक है, वो साफ़ सुथरा है, तो उससे क्या होगा? डिजीज़ नहीं होगी। तो ये कुछ एक फैक्टर हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको पैसे पहले भी पता है, तो इनको डिटेल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ किससे अफेक्टेड रहती है? जेनेटिक डिसऑर्डर से। अगर किसी पर्सन को बचपन से ही कोई बिफोर बर्थ ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, उसकी हेल्थ अफेक्टेड रहेगी। अगर उससे कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन अगर फैल गया है, तो उससे भी उसकी हेल्थ अफेक्टेड होगी। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब है वो कैसा काम करता है, क्या उसकी हैबिट है, वो योगा एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, वो जंक फूड खाता है कि नहीं खाता है, ठीक है। ओबेसिटी उसको हो सकती है अगर उसको प्रॉपर अपनी मेंटेन अपने आप को नहीं करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। तो आपको प्रॉपर WHO की जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि WHO ने किस तरह से हेल्थ को डिफाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिजीज़ की। हेल्थ को हमने अच्छे से डिफाइन किया है, देख लिया है हेल्थ क्या होती है, कौन कौन से इश्यू हेल्थ के साथ जुड़े होते हैं, किस तरह से हम अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम डिजीज़ की। डिजीज़ क्या होती है? द कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। तो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति हमारी बॉडी की जिसके अंदर हमारी बॉडी अच्छे से काम ना कर पाए, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, कोई भी सेल है, कोई भी सिस्टम है, वो अच्छे से काम ना कर पाए, और हमारी बॉडी के अंदर या हमारे माइंड के अंदर कोई भी इम्प्रॉपर अगर वो फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? हमें डिजीज़ है। तो डिजीज़ का हमें पता होना चाहिए। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, देखिए साइन एंड सिम्टम को हमेशा साथ साथ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कोई भी अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हो गई है, ठीक है, किसी भी कारण से हो गई है, तो उसकी बॉडी कुछ ना कुछ तो शो करेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो उसको फील होगा कि हाँ मुझे डिजीज़ हुई है। तो साइन क्या होते हैं? साइन होता है कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ जिस पर्सन को डिजीज़ हो रही है सिर्फ उसी को ही पता होता है, ठीक है। जैसे किसी को हेडेक है, तो जिसको हेडेक है उसी को पता होता है कि उसको हेडेक हो रहा है, ठीक है। बाहर से देखने वाले को नहीं पता, जब तक पर्सन बोल के नहीं बताएगा तब तक नहीं पता चलेगा, है ना। किसी को फीवर हो रखा है, बाहर से देखने से नहीं पता चलेगा, जब तक उसको हाथ लगाएंगे या थर्मामीटर से चेक करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि इसको क्या है,
बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है उसको, है ना। तो कुछ इस तरह के अ, जो इंडिकेशन मिलता है ना, इस तरह का जो इंडिकेशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। सिम्टम्स को क्या कहते हैं सिम्टम हमारे पास वो होते हैं जो हमें कन्फर्म कराते हैं कि हाँ इसको कुछ डिजीज़ हुई है, हाँ इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो जो बाहर से देखने में पता चल जाए, जो दूसरे पर्सन भी नोटिस कर पाए, या कोई टेस्ट है उससे पता चल जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, उसकी बॉडी में कोई अच्छी तरह से फंक्शनिंग नहीं हो रही है, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का सिस्टम अगर ख़राब है, तो वो कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम देगा। फीवर की फॉर्म में देगा, ठीक है, वो हेडेक हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, किसी तरह का पेन होगा, ठीक है, या उसके बाहर भी दिख सकता है, जैसे उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको किसी तरह से उसके एलर्जी हो सकती है, उसके ना जैसे उसके रैशेस पड़ सकते हैं, उसकी जो आईज हैं वो रेड हो सकती हैं, स्किन रेड हो सकती है, कहीं ना कहीं स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिनको हम साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। अब कोई भी डिजीज हो रही है, ठीक है, किसी न किसी वजह से तो हो रही होगी। अगर किसी पर्सन के अंदर डिजीज हो रही है, ठीक है, उसका कोई कारण होगा। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, डिजीज होती है। तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से डिजीज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। तो पैथोजन में बहुत सारे अलग अलग हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, हेलमेंथिस आ जाते हैं, फंजाई भी है। अलग अलग बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस आर पैरासाइट। पैरासाइट को आपको पता ही है, पैरासाइट क्या है, दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहें या उसके अंदर रहें, और उस ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले और बदले में उसको डिजीज कॉज कर दे, उसको बीमार कर दे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द जितने भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजेंस हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट के बारे में थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए एग्जाम प्रोस्पेक्टस में, कि जो हमारे पास पैथोजन होते हैं, है ना, जो पैरासाइट, जिनकी हम स्पेशली पैरासाइट की बात कर रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उनको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, अडेप्ट करना होता है। अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी पैरासाइट अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा तो उस ऑर्गेनिज्म का अपना कोई बॉडी टेम्परेचर होगा, उसके अपने जो वेरियस जो टिश्यू हैं, ऑर्गन, उनका अपनी स्ट्रक्चर, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, तो उसको उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। अगर बात की जाए, जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी गट के अंदर चला जाए, है ना, हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाए, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, सलाइवा है, उसके पहले क्या है, सलाइवा के साथ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा कि सलाइवा का पीएच क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, उन सबसे बचना पड़ेगा, है ना, सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है। HCl क्या करता है, जो पीएच है उसको बहुत ज़्यादा लो डाउन कर देता है ना, 2 से भी नीचे आ जाता है। पीएच क्या है, 2 से भी नीचे आ जाता है, इतना हाईली एसिडिक होता है। तो उस पैथोजन को, उस पैरासाइट को क्या है, उसके साथ भी टैकल करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे पेनक्रेटिक जूस हैं, इंटेस्टाइनल जूस हैं, और अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारे गट के अंदर होती हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती हैं। उन सब से क्या है, उसको लड़ना होता है, फाइट करना होता है, अडेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, अकॉर्डिंग टू द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, उसको अडेप्ट करना पड़ता है जैसा होस्ट का अंदर का एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पैथोजेंस दैट एंटर्स द गट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग। उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह से स्टमक से के एसिड से बचें, ठीक है, किस तरह से वो रेजिस्टेंट रहें वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम से वो किस तरह से वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। ये सिर्फ हमने एलिमेंट्री कैनाल का दिया, इस तरह से ब्लड में जाएगा या हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, तो वहाँ भी हमारी हमारी बॉडी क्या, इम्यून सिस्टम क्या है, हर एक जगह पे मौजूद है। और वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आएगा, वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, या कोई भी चीज़ है, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। तो कोई भी अगर पैरासाइट है, उसको क्या करना पड़ेगा, किसी होस्ट को अगर अंदर जाना है, उससे सर्वाइव करना है, तो उसको वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डिजीज़ में हम
नॉर्मली क्या करते हैं कि जो पैथोजन होते हैं वही डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन कुछ क्या है, इंसान अपनी गलतियों की वजह से भी, बैड हैबिट्स की वजह से भी डिजीज कॉज कर लेता है। ठीक है, जिसे उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होती हैं, डिजीज कॉज्ड बाय द वे पीपल लाइव देयर लाइफ। ठीक है, कुछ ऐसे तरीके जिनसे पीपल अपनी लाइफ को जीते हैं, उन अगर तरीकों से, उन कारणों से अगर उसको डिजीज हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। जैसे बहुत से पर्सन होते हैं, उनको एक ही जगह चेयर पे बैठा रहना होता है, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, है ना, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो गया। ठीक है जी। अनहेल्दी अनहेल्दी फूड हो गया, अनहेल्दी फूड हो गया, या ओवर ईटिंग हो गई। ओवर ईटिंग करने से मोस्टली क्या होता है, ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ है। स्ट्रेसफुल लाइफ क्या है, वो किस इस तरह की जॉब करता है, उसका बिजनेस इस तरह का है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या वो जैसे बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हुए स्ट्रेस ले लेते हैं तो उनको भी डिजीज़ हो सकती है। वो अल्कोहल का कंजप्शन करता है, उसकी आदत है ड्रग्स लेने की, या उसकी आदत है स्मोकिंग करने की, या और भी बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं। अगर वो इस तरह की किसी हाइजेनिक नहीं है, वो अगर, ठीक है, अपना फूड जो वाटर है वो हाइजेनिक नहीं है, वेस्ट को अच्छी तरह से डिस्पोज नहीं करता, तो इन सब चीज़ों से भी क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है। तो ये सब कारण है लाइफस्टाइल डिजीज़ के। तो कोमल नॉर्मली आपको डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और फिर पैथोजेंस के बारे में पता होना चाहिए, और फिर लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज़ की। वैसे तो डिजीज़ को अलग अलग हिसाब से क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग हिसाब से इसको हमने क्या है, बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। लेकिन मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो हम देखेंगे कि दो तरह से डिजीज़ को डिवाइड किया हुआ है। पहला है कंजेंटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। वो डिजीज़ जो पर्सन के, कोई भी अगर पर्सन है उसके बर्थ से पहले ही प्रेजेंट है, मीन्स उसके जीन्स के अंदर, उसके क्रोमोसोम्स के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। ठीक है, जिनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, अगर वो है तो उसको क्या बोलेंगे, कंजेंटल डिजीजेज। ठीक है, जैसे हमने बहुत से पढ़े हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, उसको डाउन सिंड्रोम हो गया, लिंकफिल्टर सिंड्रोम हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर हमने पढ़े थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सॉरी, वो हमने पढ़े थे। वो सारे क्या है, बिफोर बर्थ होते हैं। तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, कंजेंटल डिजीज। ठीक है, दूसरी है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब एक्वायर करना, मतलब बर्थ हो गया, बर्थ के बाद क्या है, उसने एक्वायर किया है। तो ऐसी डिजीज जो बर्थ के बाद मिलती है, बर्थ के बाद मतलब लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, लाइफ का जो ड्यूरेशन है, उस दौरान उसको जब कोई डिजीज हो जाती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड और इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। दो तरह की डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये वो डिजीज होती हैं जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती हैं। मतलब अगर किसी पर्सन को डिजीज हो गई है तो वो किसी दूसरे पर्सन को भी फैला सकता है। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज को हम दो तरह से लेकर चलते हैं। पहला है कंटेजियस और दूसरा नॉन कंटेजियस। देखिए, कंटेजियस और नॉन कंटेजियस का मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीजेज, ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेज या ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेज जो किसी भी पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट से आती है। ठीक है, हम किसी पर्सन के साथ उठते बैठते हैं, उसके छींकने से, उसके खांसने से, या उसकी चीज़ों को यूज़ करने से जो हमें हो जाती हैं, डायरेक्टली फैल हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं कंटेजियस डिजीज। जिसे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी हमारे पास बीमारियां हैं। नॉन कंटेजियस के अंदर क्या आता है हमारे पास, वो आता है कि इनडायरेक्ट वे से फैलते हैं। इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या है, पर्सन के साथ उठने बैठने से, खाना खाने से, उसके मतलब मोस्टली अगर हम उसके टच में रहेंगे तो हमें डिजीज नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वेक्टर जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जो उसको फैला रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मलेरिया है, मलेरिया किससे फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है ना। मॉस्किटो क्या करता है, एक पर्सन को काटता है इन्फेक्टेड को, फिर दूसरे नॉर्मल को काटता है। इन्फेक्टेड पर्सन से स्पोरोजोइट्स लेता है, मीन्स
उस पैरासाइट को लेता है, उस पैथोजन को लेता है और दूसरे पर्सन के अंदर जाके छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली कोई पर्सन किसी पर्सन को इन्फेक्टेड नहीं कर रहा है, उसको इन्फेक्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई मीडियम है, जैसे अभी मॉस्किटो है या और दूसरे भी हो सकते हैं कोई ना कोई। तो ऐसी डिजीजेज जो किसी न किसी वेक्टर के थ्रू हो रही है इन्फेक्शियस डिजीज ही, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होगी, है वो इन्फेक्शियस ही है, कम्युनिकेबल ही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है। कोई बीच में ठीक है वेक्टर आया हुआ है, कोई बीच में एक मीडियम आया हुआ है, उसकी वजह से हो रही है। तो ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे, नॉन कंटेजियस डिजीज। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसी डिजीज जो सिर्फ एक पर्सन को हो जाती हैं, उसके साथ उठने बैठने वाला पर्सन बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता, उससे कोई भी नहीं इन्फेक्शन होता। ठीक है, जैसे एलर्जीज होती हैं, ठीक है, एलर्जी नहीं होती बिल्कुल भी। जो कैंसर है, अगर एक पर्सन को कैंसर है, दूसरे पर्सन को कैंसर नहीं हो सकता। या फिर जैसे किसी को हम बोल सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ है तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है घर में, तो जरूरी नहीं है फैमिली के दूसरे मेंबर को भी वो हो जाएगी, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो एक ऐसी है कि किसी पर्सन की इंटरनल अपनी कंडीशन की वजह से होती है। तो ऐसी डिजीजेज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती, उनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, जैसे डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई कमी हो जाए, है ना, किसी प्रोटीन की, जैसे प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, क्वाशियोरकर हो जाता है। ठीक है, या फिर मरासमस हो जाता है, विटामिन बी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। तो ऐसी डिजीजेज जो किसी न किसी कमी से हो जाती हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि वो भी नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, जैसे डिजेनरेटिव है, ये भी डिजीज किस में आएगी, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर ही आएंगी। अब बात करते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज की। हम दोनों टाइप की जो डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, इन दोनों अलग अलग टाइप की डिजीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के। इस चार्ट को आप एक बार देख लेना, समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे जैसे अलग अलग पैथोजन के हिसाब से डिजीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कुछ एक डिजीज़ बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ वायरस से होती हैं, कुछ फंजाई से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं और कुछ हेलिमेंथिस से होती हैं। हमें इन सभी बीमारियों के बारे में, सभी डिजीज़ के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है, हर एक जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, इन सब की 2 या 3 डिजीज़ हैं, इनको हमने पढ़ना है। ठीक है, फंगल डिजीज़ के अंदर आप इसके अंदर यहाँ पे रिंग वॉर्म को जरूर ऐड कर लेना है। वो भी एक डिजीज़ है जो फंगल डिजीज़ होती है। तो ये जो आपके पास है, ये नोट्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज़ में सबसे पहले हम कवर करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ किस पैथोजन से होती है ना। तो पहले तो पता होना चाहिए कि वो बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है या किस से होती है, वो फंजाई से होती है, किस से होती है। उसके बाद अगर आपको ये पता चल गया कि ये वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है, तो वो उस वायरस का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के अंदर टाइफाइड को। टाइफाइड को जो बैक्टीरिया कॉज करता है, जो इसका बैक्टीरिया मेन है, उसका नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार क्या होता है, डिजीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, उसका पैथोजन बताइए क्या है, तो आपको पैथोजन बताना पड़ेगा। आपको हो सकता है डिजीज़ आपको हो सकता है सिम्टम बता दिए गए हों कि ये सिम्टम कोई डिजीज़ शो कर रही है, तो वो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, तो वो आपको डिजीज़ बतानी पड़ेगी। हो सकता है आपको सिम्टम बता दिए गए हों और फिर आपसे पूछा जाए किस बैक्टीरिया से या किस वायरस से या किस से हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। आप इनको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टाइफाइड है वो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। और उसके लिए ठीक है, उसका नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। ये मेनली क्या है, हमारे सबसे पहले एंटर करेगा इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, एंटर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कोई भी ऐसा वाटर, कोई फूड जो हमने इनटेक किया है और वो फूड क्या है, कंटेमिनेटेड है। किससे कंटेमिनेटेड है, वो सैल्मोनेला टाइफाई से। मतलब उस फूड के अंदर, उस वाटर के अंदर जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, है ना, उसके अंदर क्या है, सैल्मोनेला टाइफी है।
तो वो क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाके वहाँ पे पहले अपना जो भी कॉजिंग है ना, जो हार्म है वो करेगा। उसके बाद अगर वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा, तो जब वो ब्लड के अंदर एंटर करेगा तो बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है ना, ब्लड के थ्रू वो उनके अंदर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो अपना फर्दर जो है नुकसान देगा। सिम्टम क्या है, सिम्टम आपको याद होने चाहिए। कांस्टेंट हाई फीवर, अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, जैसे यहाँ पे 39 to 49 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना चाहिए हम सेल्सियस में बता रहे हैं, फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम चेक करते हैं बुखार तो क्या कहते हैं, इसको 100 बुखार हो गया, इसको 101 बुखार हो गया, तो वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन यहाँ पे 39 to 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा होता है ये भी, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे ही ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, अपने जो नुकसान हमारी बॉडी को करेगा, तो उससे क्योंकि हमारी बॉडी को जो भूख है वो कम लगेगी, ठीक है। उससे हमारी बॉडी में क्या होगा, वीकनेस आएगी। स्टमक पेन, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज हो सकती है, ठीक है, पेट में गड़बड़ी रहेगी। हेडेक, उसके दर्द, हेडेक जो उसको सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। अगर सीरियस केसेस हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, अगर वो केस सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा, अगर उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। इंटेस्टाइन को वो क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, उसके अंदर क्या होता है, परफोरेशन कर सकता है ना, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इंजरी आ सकती है। तो उससे क्या है, एक तरह से डेथ भी हो सकती है। अगर वो इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा, बिल्कुल तरह से उसको परफेक्ट कर देगा, है ना, उसको बिल्कुल ख़त्म करना शुरू कर देगा, उसको एक तरह से क्या है, उसको डैमेज करेगा जब, तो उससे क्या है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है। मेनली आपको याद रखना है सैल्मोनेला टाइफी। उसके बाद ये कहाँ किसके थ्रू फैलता है, फूड और वाटर के थ्रू, ठीक है जी। दूसरी बात, आपको इसके सिम्टम पता होने चाहिए। एक आपको बात पता होनी चाहिए कि इसको कंफर्म किया जाता है विडल टेस्ट से। विडल क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको सबसे पहले बताया था। तो विडल टेस्ट है, इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। एक आपको एग्जांपल याद रखना है मैरी मेलन का, जिसको नाम दिया गया है टाइफॉइड मैरी। तो ये इसके पीछे कहानी ये है कि ये एक लेडीज थी, ठीक है, एक लेडी है, तो ये क्या करती है, एक कुक थी, एक रेस्टोरेंट के अंदर, होटल के अंदर काम करती थी। तो ये टाइफॉइड था इसको, और ये क्या है, कई सालों तक क्या करते इस तरह से, टाइफाइड होने के बाद भी ये क्या है, कई साल तक कुक करती रही। तो इसके सिम्टम क्या है, उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं थे, शुरू शुरू में इसको सिम्टम आए होंगे, उसके बाद खत्म हो गए होंगे। तो ये नॉर्मल लाइफ जी रही थी, और क्या कर रही थी, वहाँ पे कुक कर रही थी, और बहुत सारे जो आसपास के एरिया में पर्सन थे, उन सबको वो क्या है, वो कंटेमिनेटेड, ठीक है, क्योंकि उसको टाइफाइड था, तो उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी था। तो कंटेमिनेटेड फूड दे रही थी, जिसकी वजह से आसपास के बहुत से लोगों को टाइफाइड हो गया था, ठीक है। शी वाज ए कुक, ठीक है, टाइफाइड कैरियर थी, उसको टाइफाइड था। तो उसने क्या किया, इस टाइफाइड को बहुत सारे पर्सन के अंदर फैला दिया था, जिससे क्या है, बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो गया था, ठीक है। क्योंकि इसका नाम तो जब इस तरह से इसको ढूंढा गया, पता लगाया गया कि उन सब पर्सन को, उन सब लोगों को किस तरह से ये हुआ है, तो पता लगा कि वो एक कॉमन रेस्टोरेंट के अंदर या होटल के अंदर खाना खाते थे, जहाँ पे ये मैरी मेलन, ठीक है, या फिर टाइफाइड मैरी काम करती थी। तो जब इसको चेक किया गया, इसको पता लगाया गया, तो इसको टाइफाइड था, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, इस डिजीज़ के नाम से ही इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो टाइफाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज जो हमारी है, वो है न्यूमोनिया, ठीक है। न्यूमोनिया को जो काज करता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ये क्या करता है, न्यूमोनिया काज करता है, ओके। न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया का आपको पता ही होगा, न्यूमोनिया क्या है, हमारे जो लंग्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो अफेक्टेड एरिया क्या है इसका, ये मेनली क्या है, लंग्स को अफेक्टेड करता है। जो हमारी एल्वियोली होती है ना, एल्वियोली होते हैं, उनके अंदर एक तरह से म्यूकस, एक तरह से लिक्विड क्या है, भर जाता है। जब भी ये बीमारी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो एल्वियोली होती है, अपने प्लस वन में पढ़ा था, लंग्स आगे फर्दर जाके डिवाइड होता था, और लास्ट में जो एयर सैक बनते हैं, एयर पाउच होते हैं, जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं, उनके अंदर ये
जाके बिल्कुल अच्छी तरह से लिक्विड फिल्ड हो जाते हैं। जब इनके अंदर लिक्विड फिल्ड हो जाएगा, ये भर जाएंगे पानी के साथ, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीदिंग में, सांस लेने में क्या है, कठिनाई आएगी, दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दो मेन जो पैथोजन है उनके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, उसके बाद आपको पता होना चाहिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फिर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को टारगेट कर रहा है, किस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये हमारे लंग्स को, हमारे एल्वियोली को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी पर्सन जब छींकेगा, खांसेगा, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से ड्रॉपलेट्स निकालेगा बाहर, है ना। बहुत सारे जो उसके अंदर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, उसके अंदर वो बैक्टीरिया भी होगा। वो बैक्टीरिया जब दूसरे पर्सन के पास जाएगा, उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? शेयरिंग कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। भाई उस इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई भी यूटेंसिल अगर यूज़ किए हो, अगर हम घर में रहते हैं, उस हमारे घर में अगर कोई बंदा है, उसको अगर निमोनिया हो जाता है, तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड है तो वो चीज़ों को भी टच भी करेगा, अपने जो हाथ हैं वो मुंह पे लगाएगा, मुंह से भी वो बहुत सारी चीज़ों को उसके बाद अगर हाथ को टच करता है तो बहुत सारी चीज़ें लगा देगा। ठीक है। उसका टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उसका हैंकी अगर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और हमने उसका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमनली हम एक पर्सन आपस में पर्सन शेयर करते ही करते हैं। अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ, उसको निमोनिया हुआ, तो चांसेस हैं दूसरे पर्सन को भी ये हो सकती है। ठीक है। तो ये सब कारण इसके हो सकते हैं। सिम्टम में बात करें तो पर्सन को फीवर होगा, निमोनिया के अंदर फीवर भी हो सकता है उसको, चिल्स भी हो सकते हैं उसको, ठीक है, ठंड भी चढ़ेगी बार बार, खांसी होगी, कफिंग करेगा वो, उसके बाद उसके सर में दर्द हो सकता है। इन सीरियस केसेस, ठीक है, अगर उसको बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, तो उसकी जो लिप्स होती हैं, फिंगर्स होती हैं, ठीक है, तो उसके जो नाखून होंगे, नेल्स होंगे, वो ग्रेश टू ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या है? उसके जो कलर है वो ब्लूइश ग्रेश टाइप का, है ना, होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोल देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा निमोनिया फैल जाता है, तो निमोनिया के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन, उनका नाम, किस एरिया को अफेक्ट करता है, किस तरह से फैलता है, और सिम्टम क्या क्या है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके। फर्दर नॉलेज के लिए मैंने आपको कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ और उनके जो बैक्टीरिया हैं, जिस बैक्टीरिया से फैलता है, उनके बारे में बताया है। थोड़ा एक बार क्विकली देख लेते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, वो फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। जो कोलेरा है वो किससे फैलती है? विब्रो कोलेरिया से। टेटनस किससे फैलती है? टेटनस फैलती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। ठीक है जी। उसके बाद प्लेग की बारी आती है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस से। ठीक है, ये यहाँ पे यर्सीनिया पेस्टिस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियल डिसेंट्री, बैक्टीरियल डिसेंट्री फैलती है सेजिला से। फिर आता है डिप्थीरिया का नंबर। डिप्थीरिया किससे फैलता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो इन बैक्टीरियाज का नाम आप याद कर सकते हैं। और लास्ट में आ गया हमारा क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में आपको पता है, आपको डिपॉजिट करना है अपने आंसर्स। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पता होने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, जैसे निमोनिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नहीं दिए हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट बस याद ही करने हैं। जैसे काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किस पैथोजन से फैल रहा है, सिम्टम क्या क्या है, किस एरिया को अफेक्ट करता है, ये सीधी डायरेक्ट चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आ जाते हैं, वो आपके लिए यहाँ पे शेयर किए। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिजीज लाइक डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड एटसेट्रा आर मोर कॉमन इन ओवर क्राउडेड ह्यूमन सेटलमेंट्स, वाई? तो क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं, जितना ज़्यादा क्राउड होगा, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, उतनी ज़्यादा ये फैलेगी। जैसे रिसेंटली हम कोविड की बात करें, तो आपने देखा होगा जो इंडिया है, इसके अंदर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी भी ये स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने ज़्यादा पर्सन रहते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से इंडिया की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो सबसे पहले जो इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, ठीक है, और यूएस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फैली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एकदम से इसको टैकल कर लिया। ठीक है, वहाँ पे फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा है, ये भी उसका एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है इसका, पॉपुलेशन डेंसिटी।
क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए वो उसको और अच्छे से टैकल कर पाए हैं। ठीक है, तो आपको ये हिंट मैंने दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन जैसे बताया है, सर्टेन पैथोजेंस आर टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, ठीक है, अगर उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना है ना, उसको किसी, अगर वो लंग्स का है तो उसको लंग्स के अंदर रहना है, तो वहाँ पे लंग्स की जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है तो उसको वहाँ के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको गट्स का दिया था, हमारे गट का दिया था, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ पे डाइजेस्टिव यूज होते हैं, सलाइवा है, HCl है, उसकी वजह से भी जो बैक्टीरिया है उनको टैकल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वट आर लाइफ स्टाइल डिजीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैनी pathogens enter the gut of human along with food. What are the prevention barrier to protect the body from such pathogens? तो ये एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, इसके बारे में आपने देख लेना है। A patient showed symptoms of sustained high fever, stomach pain, weakness and constipation. ठीक है, but no blood clots in stool. तो ये क्या है, सिम्टम दिए गए हैं किसी एक बीमारी के। अब आपने देखना है कि वो सिम्टम किस बीमारी में होते हैं, किस डिजीज़ के अंदर होते हैं, तो उस डिजीज़ का आपको नाम बताना है, वो पैथोजन कौन है, उस पैथोजन का नाम बताना है, और फिर आपको बताना है कि डिजीज़ किस तरह से वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ठीक है, तो आप मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।